आज हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आप ट्रबल शूटिंग डायग्नोसिस करने जा रहे हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द बेस्ट, क्योंकि ये वो लॉ है जो हमें वो सेंस प्रोवाइड करता है जिससे हम वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करते हैं। और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ लॉ का ताल्लुक ओम्स लॉ से क्या है। क्योंकि मैं बार बार ओम्स लॉ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से ही सारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करती है। जितनी एडवांस इलेक्ट्रिसिटी में आप जाएंगे, आपको हमेशा पीछे बैकग्राउंड में आपको यही V इज इक्वल टू IR ही मिलेगा। और फिर हम ये देखेंगे किरचॉफ लॉ की अफादियत और इससे कुछ सर्किट फॉल्ट्स की मश्क करेंगे। हम कुछ सर्किट्स को सामने रखेंगे और उनके फॉल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लेके। फिर हम बात करेंगे लोड, स्विच, फ्यूज, रिले, पावर साइड वायर और ग्राउंड साइड वायर जो सर्किट के अंदर होती हैं, उनके गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कैसे की जाएगी। अगर टाइम मिला तो फिर हम थोड़ी सी बात वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की भी कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक पिछला कोई कोई किसी किस्म का क्वेश्चन तो यू आर मोस्ट वेलकम। LCA के हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। नो सर, जी सर, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक ठीक है जी। मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा अटेंडेंस भी मार्क करता जाऊं। थैंक यू जी। अच्छा, अब आप इस सर्किट को अगर देखें तो यहाँ पे हमें इस सर्किट के अंदर एक हमें वोल्टेज सोर्स या पावर सोर्स मिल रहा है जो कि एक बैटरी की फॉर्म में है, जिसमें 12 वोल्ट है। यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा हुआ है और एक स्विच भी है, और यहाँ पे एक लोड है जिसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और एक दूसरा छोटा लोड है जिसकी एक और अगेन रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये बड़ा लोड है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, ये छोटा लोड है। और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, जो कि करंट मुझे किसी भी वजह से, या हो सकता है मुझे मैनुअल से ये करंट मालूम है। तो किरचॉफ लॉ है क्या? किरचॉफ लॉ ये कहता है कि सर्किट के अंदर जितना भी वोल्टेज मौजूद है, वो सारे का सारा अक्रॉस इसके जो लोड्स या रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस सर्किट के अंदर ये 2 लोड ही हैं, हम इनको लोड कंसीडर नहीं करते, इन वायरों को भी नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि इस किरचॉफ लॉ ये कह रहा है कि जितना वोल्टेज है, ये 12 वोल्ट जो है, वो यहाँ पे मुझे कंज्यूम होके मिलना चाहिए, यानी कि जीरो मिलना चाहिए। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, हम जब भी चेक करेंगे इस पॉइंट को मल्टीमीटर के साथ इधर चेक करेंगे तो हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा। इधर जब चेक करेंगे वो 12 नहीं मिलेगा। अगर इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो हमें वो 12 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो उसमें 19-20 का फर्क आएगा। यहाँ पे जब आएंगे, जब लोड खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो मिलना चाहिए। अब जनरली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी प्रैक्टिसेस होती है, हमें पता है, हम कहते हैं यार ये ग्राउंड से ग्राउंड पे वोल्टेज कौन मेजर करता है। जस्ट आप थोड़ा सा देखें कि कभी भी आपने जिंदगी में जो जो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत काम भी किया है, कभी भी आपने मल्टीमीटर का एक टर्मिनल नेगेटिव इस पॉइंट के ऊपर और लोड के बाद इस पॉइंट के ऊपर, इस ग्रिप के ऊपर, आपने कभी भी ग्राउंड साइड पे वोल्टेज चेक नहीं किया होगा, यानी माइनस टू माइनस आप वोल्टेज चेक नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस माइनस के हिसाब से जब आप एक पॉइंट लीड यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, आपको 12 वोल्ट मिलता है। और किरचॉफ वोल्टेज ये लॉ ये कहता है कि ये 12 वोल्ट जो यहाँ पे आए हैं, इन दोनों लोड जब ये गुजरेंगे उसके बाद तो यहाँ पे इनको जीरो हो जाना चाहिए। तो मैं वोल्टेज यहाँ से यहाँ मेजर करूंगा और हमें जीरो मिलते हैं। ये हमारी नॉर्मल एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि हाँ, मैं जब अगर रखूं भी सही इसको, तो मुझे यहाँ पे जीरो मिलते हैं। व्हाट इफ के यहाँ पे जीरो ना मिले, ये चीज, इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर अब आ जाएं स्टेटमेंट की तरफ कि सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस, कि इस सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंस है, भले इन वायर की है, फ्यूज की है, इस स्विच की है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अगर आप स्विच अलग करके देखें, इनको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है और वायर्स को भी किया है, तो हमें कुछ ना कुछ इनमें रेजिस्टेंस मिलेगी। इस साइड पे भी मिलेगी, इस वायर के बीच में भी मिलेगी। बल्ब की रेजिस्टेंस तो है ही है, इस वायर में भी हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये कह रहा है कि सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद वोल्टेज को, इस वोल्टेज को अपने प्रोपोर्शन के, अपने तनासुब के हिसाब से, अगर ये बड़ी है तो ये बड़ी वोल्टेज कंज्यूम करेगी। इस वोल्टेज को ये अपनी तनासुब के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से कह लें, या अपने साइज के हिसाब से, ये इस वोल्टेज को खाएगी। कंज्यूम करना मतलब इस्तेमाल करना, खाना। और ये मतलब ये है कि ये जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है ये ज्यादा वोल्टेज खाएगी, ये छोटी रेजिस्टेंस कम वोल्टेज खाएगी। ठीक है। और तमाम की तमाम जो वोल्टेज है वो इस लोड के बाद खत्म हो जाएगी,
वो कंज्यूम हो जाएगी इन्हीं लोड्स के ऊपर। अगर इसके अंदर चौथा लोड यहाँ पे, तीसरा लोड होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वोल्टेज जाती है वो 12 में से कुछ हिस्सा इधर आता, कुछ हिस्सा इधर आता और कुछ हिस्सा इधर आता और फिर यहाँ पे जीरो मिलता है। यहाँ पे जीरो नहीं मिलता हमें। अगर यहाँ पे एक बल्ब होता तो सारी के सारे 12 वोल्ट इसी बल्ब ने खाने थे और आपको यहाँ पे जीरो वोल्टेज इस साइड पे मिलती, क्योंकि ये यहाँ पे आगे कोई लोड ना होता। अब दो है तो हमें यहाँ पे जीरो वोल्ट मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज मिलते हैं। और वो वोल्टेज मालूम करना, उसको इंटरप्रेट करना, इसी से हमें डायग्नोसिस के अंदर काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस दोनों बराबर हों, अच्छा एक रेजिस्टेंस अगर है इस साइड पे देखें लेफ्ट बॉटम में, तो 6 वोल्ट है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस 6 वोल्ट, अगर आप, मैं यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी के 6 वोल्ट मेजर इन दो टर्मिनल पे कर दूंगा, 6 मिलेंगे। इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो बल्ब की जो ग्रिप है या इंजेक्टर समझ ले की ग्रिप है, इन पे जो मैं मेजर करूंगा तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। ये इस 12 वोल्ट को हम ये नहीं कहेंगे, ये 6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट यहाँ पे, तो 6 वोल्ट मिलेगा। तो ये 6 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज मैं नहीं कहूंगा इसको। जब मैं लोड के क्रॉस वोल्टेज मेजर करूंगा तो उसको मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये वोल्टेज ड्रॉप है जो कि ये लोड करा रहा है। ठीक है। अब चूंकि ये एक है तो उसमें जितने वोल्टेज इसके हैं वो इधर ही कंज्यूम होंगे। जब दो हैं तो इधर तो 12 नहीं मिलेंगे इस जगह के ऊपर। यहाँ पे तो मुझे छः छः हैं तो 6 मिलेंगे, यहाँ 12 हैं तो यहाँ 12 या 12 नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ गई है, कुछ उसको भी हिस्सा चाहिए। एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है तो कुछ उसको रेजिस्टेंस वो हिस्सा चाहिए होगा। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यहाँ पे जंग लग जाता है इस कनेक्शन के ऊपर, यहाँ यहाँ पे कोई ग्रिप लगी हुई है, कनेक्शन लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो ये वोल्टेज इसके भी कम हो जाएंगे, इसके भी कम हो जाएंगे, और जो मिलेंगे, जो ड्रॉप होंगे, और वो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे। तो जिसकी वजह से सारे फॉल्ट्स, और हमने शुरू में बात की थी कि तमाम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फॉल्ट्स होते हैं उनका मंबा एक ही है, और वो क्या है? रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम ओपन कहते हैं। जब ओपन सर्किट होता है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस वहां पे, यहाँ पे अगर सर्किट ओपन हो जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें इन्फिनिटी मिलती है, और मल्टीमीटर कहता है कि ओपन, ओएल शो करता है कि ओपन लूप है, ओपन सर्किट है। तो वो उसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बेनतहा है, मल्टीमीटर उसको मेजर ही नहीं कर पा रहा। और शार्ट होगी तो फिर वो कहेगा कि यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है। इस जगह के ऊपर अगर शार्ट हो जाए तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा तो मुझे जीरो रेजिस्टेंस मिलेगी। और इस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो यही रेजिस्टेंस का बढ़ना घटना, अनडिजायर घटना, ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली सर्किट के अंदर फॉल्ट्स पैदा करता है। और अगली चीज हमने कही थी कि हमने जो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा जाता है एकेडमिकली, हमने कहा कि हम डायग्नोस्टिक में V इज इक्वल टू आई आर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं I इज इक्वल टू V ओवर आर। कि करंट जो है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट सर्किट की बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगी। आज इस पूरे सर्किट में ये दो रेजिस्टेंस अगर हम मानते हैं कि सिर्फ दो हैं, इनको हम इग्नोर करते हैं, और यहाँ पे किसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई है किसी टर्मिनल के ऊपर या इस जगह के ऊपर, तो क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट बेसिकली आर टोटल है, 4 ओम ये है, 2 ओम है, यहाँ पे 40 ओम ये हो जाती है, तो हमारे पास टोटल 46 ओम हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 46 जब हम करेंगे तो करंट बहुत कम आएगा। जब करंट बहुत कम आएगा तो ये हो सकता है बल्ब जले, ये हो सकता है ये हल्का जले, और ये बिल्कुल जले ही ना, क्योंकि इसको जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो उससे कहीं ज्यादा होंगी। तो इसमें फिर ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि जी ये किरचॉफ लॉ जो ये कहता है कि सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस, जी अली आपने हाथ रेज किया है, अगर कोई है तो जरूर पूछें। जी सर, इधर एक क्वेश्चन है। जिस तरह ये फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा करंट यहाँ पे 2 एम्पीयर शो कर रहा है, और आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो लोड या रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं तो यहाँ पे पहले लोड पे हमारा 8 वोल्टेज होगा, दूसरे लोड पे 4 वोल्टेज होगा। ये टोटल एम्पेयर सर ये पूरे सर्किट में 2 एम्पेयर ही रहेगा? जी, जब उसकी सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम है जितनी है उसके हिसाब से वो सर्किट, अगर 6 ओम रेजिस्टेंस है तो आप ये देखें आई V12 है डिवाइडेड बाय आर टोटल, 4 + 2 = 6, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 = 2, इस वजह से आया है। अगर ये, अब आइडियली तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि सर्किट को डिजाइन ही ऐसा किया गया, और यहाँ पे या इस जगह पे कोई और एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। किसी वजह से इस स्विच के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसका कनेक्शन लूज हो जाता है। हमने उस पर भी बात की थी कि रेजिस्टेंस बढ़ती किन किन वजूहत से है, या जो वायर यहाँ पे लगी हुई है उसके अंदर जो धागे या रेशे होते हैं उनमें से एक कनेक्टेड रह जाता है, बाकी सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है।
तो फॉर एग्जांपल वो 40 ओम बढ़ गई, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 40 + 4 + 2 वो बन जाएगी 46, 46 बन जाएगी। तो 46 को जब 12 को हम डिवाइड करेंगे 46 से, तो मेरा जो रिजल्ट जो जवाब आएगा वो बहुत कम होगा। वो 2 से वो पॉइंट्स जो है ना मिली एम्प्स के की तरफ जा रहा होगा, यानी कि 40 1/40 मैं अगर करूं तो बहुत नीचे चला जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं मैं, तो वो करंट कम हो जाएगा। जो भी करंट होगा फिर वो सर्किट में वो हर जगह पे हर लोड से फिर वही गुजरेगा। टोटल रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर करंट, सर्किट का करंट जो है ना बेस करता है, एक लूप का सीरीज सर्किट का जो करंट है वो बेस करता है सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस से। इस रेजिस्टेंस में ना सिर्फ इस लोड की होती है आइडियली, बल्कि इस स्विच की भी रेजिस्टेंस शामिल होती है, इस फ्यूज की भी रेजिस्टेंस शामिल होती है, इन वायर्स की भी रेजिस्टेंस शामिल होती है, इन टर्मिनल्स में अगर कोई कनेक्शन में मसला आता है तो उसकी भी शामिल होती है। तो उसकी वजह से आपका करंट का फ्लो में फर्क आ जाता है। जो फ्लो जो भी होगा, वो भले 0.01 हो, भले 2 एम्पेयर हो, वो हर जगह पे फिर सर्किट की हर जगह पे वही गर्दिश करेगा, वही फ्लो करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता। फिर रेजिस्टेंस कहीं और मजीद बढ़ जाती है तो वो करंट और कम हो जाएगा। और करंट ही है जिसने इस लोड को काम कराना है। अगर करंट इस लोड को काम नहीं, वो इतना कम हो गया है, कोई लोड को सही तरीके से काम नहीं करा रहा, तो क्या होगा, सर्किट में कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होगा। वो हल्का काम करा रहा है, हो सकता है वो बल्ब को रोशनी हल्की हो जाती है, या फैन है उसकी स्पीड हल्की हो जाती है, या कोई और चीज है कि चलती ही नहीं है, कि करंट इतना कम हो गया है। तो यही फॉल्ट्स हैं बेसिकली। तो आगे चलते, आई होप मैंने आपको आंसर कर दिया है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, अब हम बात करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस बराबर होंगी तो ये जो वोल्टेज है वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। अगर ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो मैं यहाँ पे जब वोल्टेज चेक करूंगा इन दो टर्मिनल्स के ऊपर, तो मुझे क्या मालूम होगा, बात कर रहा था कि अगर रेजिस्टेंस दो बराबर होंगी तो बराबर रेजिस्टेंस में जो सॉरी मैं उस वक्त 4 कह रहा था, तो जब 4 होगा 12 वोल्ट है, तो मेरे करंट में भी फर्क आएगा, ठीक है जी। तो अगर रेजिस्टेंस बराबर होंगी दोनों में, तो फिर होगा ये कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा। होगा क्या कि यहाँ पे जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट की बजाय 6 वोल्ट मिलेंगे। लीड मेरी यहाँ पे होगी और इस टर्मिनल पे होगी, तो मुझे 6 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे 6 वोल्ट मिलेंगे। तो इसको हम आगे चलते हैं। तो दर हकीकत ये ला भी ओम्स लॉ से माखूज है। और इसमें क्यों ओम्स लॉ से माखूज है, वो इस वजह से है कि वी ड्रॉप जब हम बात करते हैं, और मैंने दोबारा बता दूं कि बैटरी के जब हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज लेवल मालूम कर रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉइंट पे अगर हम कोई वोल्टेज मालूम करते हैं, तो ये वोल्टेज हम बेसिकली एक तरह से वोल्टेज हम मालूम कर रहे हैं, वोल्टेज लेवल को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली जो लोड के क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप मालूम करते हैं, दो टर्मिनल के ऊपर, लोड के दोनों टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज मालूम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे, पावर साइड और ग्राउंड साइड पे, वो वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो आप ये देखें कि वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मालूम करूंगा, तो वो होगा ये करंट मल्टीप्लाई है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे दो दो एम्पेयर करंट इस सर्किट में से गुजर रहा है, तो 4 ओम की वैल्यू है, तो इस जगह के ऊपर 8 वोल्ट ड्रॉप होंगे। तो जब 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गए, टोटल 12 थे, तो मुझे इस पूरे एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिलेंगे, 12 - 8, मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेंगे। जब मैं इसके साथ इस जगह का कोई वोल्टेज लेवल नेगेटिव टर्मिनल के साथ चेक करूंगा, तो मुझे कितने मिलने चाहिए, 4 वोल्ट। वो 4 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जब यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि वो 4 जो बचे हुए हैं, 8 वोल्ट इसने खा लिए, 12 में से 8 यहाँ से यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे मुझे 4 वोल्ट मिलेंगे। तो वो 4 वोल्ट यहीं पे ही सारे कंज्यूम होंगे। तो इस वजह से जब मैं मल्टीमीटर का टर्मिनल एक यहाँ पे रखूंगा और एक यहाँ पे रखूंगा, तो मुझे यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे 4 वोल्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि 8 इसने खा लिए, 12 में से 8 माइनस करेंगे, तो मुझे इस सारी जगह पे 4 वोल्ट मिलने चाहिए। जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मुझे 4 वोल्ट नहीं मिलते, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये होगा कि भाई बीच में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे या यहाँ पे किसी जगह पे रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो और सारे फॉल्ट्स, किसी भी किस्म का जो सर्किट के अंदर फॉल्ट है, उसका ताल्लुक याद रखें और ग्रिल कर लें अपने दिमाग में, उसका ताल्लुक रेजिस्टेंस बढ़ने या कम होने से है। ठीक है जी।
तो जब हम हर रेजिस्टेंस को इस एक करंट से जरब देते हैं तो जो वोल्टेज, ये वही वाली बात है कि वी ड्रॉप R1 के अगेंस्ट जब मैं करता हूँ, ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो 8 वोल्ट है, और इसके ऊपर जो ड्रॉप आएगा वो करंट जब इसमें से गुजरेगा 2 एम्पेयर का, तो 2 2 4 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको मजीद देखते हैं।